चलो मैं डाउट सेशंस ले रहा हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर। तो सेक्शन बी थर्मल एक्सपेंशन का है एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 14। एक पेंडुलम क्लॉक में मेटल बार है। इफ द रूम टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सी, टेम्परेचर 10 डिग्री सी से इंक्रीज किया and the coefficient of linear expansion of the metal is given. Alpha is 2 into 10 raised to minus 6 per पीरियड ऑफ पेंडुलम का जो पीरियड है वो कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, T इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, है ना। शायद हमने ये बताया था बच्चों डेल्टा T बाई टी क्या आया था, किसी को याद है क्या? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, यही था ना। यस सर। तो यहां से पुट कर दो। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो L बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। हाफ अल्फा इज गिवन 2 into 10 raised to power minus 6 और डेल्टा थीटा इज 10। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये 10 to the power minus 5। लेकिन कहा परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ। प्रिया पाटिल बताओ फोर्थ सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल है 19। 19 से पहले 16 भी है, ये डन हो गया। 16 ले लेते हैं पहले। Which of the following graph represent variation of density of water with temperature? तो ये फैक्ट मैंने बताया था कि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। 0 डिग्री सी से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है। सो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, अगर 0 डिग्री सी से बात करें तो डेंसिटी क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा और फिर डेंसिटी मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे 4 डिग्री सी पे, और 4 डिग्री सेल्सियस घटेगा। सर फिर कांस्टेंट चाहिए ना डेंसिटी। नहीं, टेम्परेचर जैसे से बढ़ाओगे फिर एक्सपैंड होगा, 4 डिग्री सी के बाद एक्सपैंड होता है। क्लियर मानसी? यस सर। है ना। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पहले घटेगा, 4 डिग्री सी पे मिनिमम होगा और फिर बढ़ेगा। अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम का ऐसा होगा ग्राफ। ठीक है, देखो अगर एक रॉड है, इसका लेंथ L है और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ चेंज हो जाएगा
तो अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाए तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा बच्चों, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज, सॉरी डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज। अगर कोई कहे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज के लिए क्या करते हैं? जो फ्रैक्शनल चेंज है वो यूनिट में चेंज होता है, परसेंटेज का मतलब 100 में कितना चेंज होगा, है ना? तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कर देंगे तो इसको कहेंगे इतना परसेंटेज चेंज हुआ है। चलो तो अब सवाल क्या पूछा है 18th में, कि फ्रैक्शनल चेंज का या परसेंटेज चेंज का है, तो वो कहा है कि लेंथ में परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%। तो ये होता कितना है? अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100, इतना परसेंट। अब कहा कि कोई एरिया अगर सपोज है उसी मटेरियल का एरिया होगा, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या बता सकते हो? क्या लिखेंगे? अल्फा की जगह पे बीटा हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा थीटा, इजंट इट? Yes, sir. और हमें पता है बीटा इक्वल टू हमने क्या बताया है? 2 अल्फा बताया है। तो यहाँ पर अगर 1% है तो एरिया में चेंज कितना हो जाएगा? 2%। वॉल्यूम में चेंज कितना हो जाएगा? 3%। क्लियर? नेक्स्ट इज 19। सवाल जब हम एरर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से करोगे, बट अभी भी कर सकते हो। और एमबी बैच के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, एमए और एमआर के लिए सही होगा। बच्चों एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी है, जैसे एक प्लेट है उसका मास m और रेडियस r। एमबी बैच सिंपली कहना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज रफली mr², ऐसा कुछ होता है। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, जैसे हाफ होता है, ये होता है something into r²। If we increase the temperature then what will happen? इसका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। कितना चेंज होगा? तो मैं सिंपली ऐसे लिखता हूं ना कि अगर r में चेंज होगा तो i में कितना चेंज होगा, तो मैं ऐसे लिखता हूं डिफरेंशिएशन से di इज इक्वल टू, मास तो वही रहेगा, di बाई dr लिख लेता हूं, r² का 2r। सही लिखा क्या? Yes, sir. अब इसको ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, एम ही है, यहां भी एम ही रहेगा, है ना? 2/1 कर दो, di अपॉन i इज इक्वल टू दिस बाय दिस, क्या हो जाएगा ये? 2 dr बाई r। इसको नोट डाउन कर लो, बाद में समझ में आ जाएगा ये। अब dr बाई r तो मुझे पता है कितना होता है, अल्फा डेल्टा थीटा। तो 19 हो जाएगा क्या प्रिया पाटिल? कर लेते हैं। 22 अच्छा सवाल है, और ये हम बाद में पढ़ाते हैं, उस समय करवाते हैं ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट।
या बच्चे खुद से भी करते हैं? बच्चों गैस के लिए ये इक्वेशंस पता है, मैंने अभी नहीं बताया है, बट यू नो दैट PV is equal to nRT। और कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फॉर द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। समझना है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना होता है, क्या डेफिनेशन है बच्चों? डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा थीटा, मतलब गामा इज हाउ मच 1 by V into dV by d theta। कैन वी राइट दिस? या T टेम्परेचर के टर्म में लिखो तो केल्विन में तो ऐसे लिखेंगे। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को ऐसे लिख सकते हैं, ये बस रियलाइज करना है तो लिख लो इसको। अब अगर कोई पूछे V इज इक्वल टू क्या है, यहां से V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। अब बच्चों कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है, दैट मींस P इज कांस्टेंट, तो ये सारा चीज कांस्टेंट है। मुझे चाहिए ये क्वांटिटी dV बाई dt, तो dV बाई dt कितना हो जाएगा? nR अपॉन P, है ना? लेकिन मुझे ये चाहिए 1 बाई V इंटू दिस, चूंकि गामा है तो गामा इज इक्वल टू 1 बाई V dV बाई dt क्या है? nR अपॉन P, और यहां से V का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 1 बाई T। सही आ रहा है क्या? ट्वेंटी 25 में कह रहा है कि यहाँ पे कोई बीकर में रखा हुआ है कुछ लिक्विड, और जब हम टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री C से इंक्रीज किया, और मैंने बताया कि इसको 80 डिग्री C की जगह 80 सेल्सियस डिग्री लिखने का तरीका है, बट इंडियन राइटर फॉलो नहीं करते। तो 1 अपॉन 100th मास जो है वो एक्सपेल हुआ। सो ओवरफ्लो कर गया, है ना? मतलब जितना भी इसका वॉल्यूम था, तो कितना वॉल्यूम बाहर गया, तो जो टोटल वॉल्यूम है उसका रफली इतना, यही लिखेंगे ना, इस सवाल में यही कर रहा है। सो यस सर। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, हमें क्या पता है? V इंटू गामा डेल्टा थीटा पता है, तो यहां से कह रहे हैं कि गामा डेल्टा थीटा इज हाउ मच? 1 बाई 100। सो गामा इज हाउ मच? 1 बाई 100 इंटू 80, है ना? सो ये 2 3 पावर 10 टू द पावर -4 कर देते हैं, 10 बाई 8 सही है ये। 1.25 into 10 to the power -4, that will be the volume expansion coefficient. Okay? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 28 देखो,
बच्चों कह दिया एक रॉड है L1 लेंथ का, एक दूसरा रॉड है L2 लेंथ का, इसका अल्फा ए है, एल्युमिनियम रॉड है, और दूसरा स्टील रॉड है, इसका अल्फा एस है। कह रहा है कि दोनों में सेम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में इंक्रीमेंट सेम होता है, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 है। तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, L1 अल्फा ए डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L2 अल्फा एस डेल्टा थीटा, है ना। तो L1 अपॉन L2 इज हाउ मच, अल्फा एस अपॉन अल्फा ए। लेकिन अब सवाल क्या पूछा है, L1 अपॉन L1 प्लस L2, तो क्या करो इसमें +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, नहीं L1 पूछा ऊपर, तो एक काम करते हैं L2 बाई L1 पहले लिख लेते हैं, +1 कर दो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा L2 प्लस L1 अपॉन L1। अब समझ जाओ कि कौन सा आंसर इसका उल्टा पूछा है, तो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड। सी का भी डाउट ले लेते हैं, हमने कहा था कि तुम लोग खुद से पढ़ना, तो थ्योरी भी अभी पढ़ा देता हूं, तुम लोग पढ़ भी लिए होगे। बच्चों टेम्परेचर मेजर करने का अलग अलग यूनिट होता है ना, जैसे डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ठीक है। तो सबका एक रेफरेंस लिया गया है, एक यूनिट डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक स्केल एक्स स्केल है, तो कोई ना कोई रेफरेंस लिया होगा जहां पे सपोज 0 केल्विन या कुछ कहा होगा यूनिट, तो रेफरेंस जनरली लेते हैं कि आइस पॉइंट का टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो तुम्हें पता है कि अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आइस पॉइंट जो है 0 डिग्री से लेते हैं ना, जब वाटर जस्ट सॉलिडिफाई हुआ, और बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं हम लोग 100 डिग्री से, ठीक है। और ये दोनों के बीच के डिफरेंस को मतलब 100 लिया, मतलब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 100 पार्ट में। और अगर हम लोग बात करें फ़ारेनहाइट का, तो इसी को जो रेफरेंस है ये 32 फ़ारेनहाइट लिया है, और इसको कितना लिया है 12 फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन की बात करें तो ये है 273 और ये हो जाएगा 373, तो इसमें और इसमें डिफरेंस सेम है। तो ये दोनों एक रेफरेंस टेम्परेचर है, और रेफरेंस टेम्परेचर को हम अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू दिए हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये 100 डिग्री सी का डिफरेंस है, 100 सेल्सियस डिग्री, 100 का डिवीजन है इसमें, इसमें कितने का डिवीजन है, इसमें जो डिवीजन है 180 180 का है ना। 180 100 सेल्सियस डिग्री इज इक्विवेलेंट टू कितना, 180 फ़ारेनहाइट। 180 फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली क्या किया हमने,
जो सपोज डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस है ये दोनों पॉइंट के बीच का, वही डिफरेंस इसमें है। तो इसके डिफरेंस को हमने 100 डिग्री सी लिया है सेल्सियस में, इसके डिफरेंस को 180 फ़ारेनहाइट लिया है। तो 1 सेल्सियस डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.8 100 फ़ारेनहाइट, है ना? 1.8। अब अगर कोई पूछा जाए, एक्चुअली कहानी ये होती है कि मान लो कि कोई भी एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर कुछ है। अब डिग्री सेल्सियस में कुछ टेम्परेचर है, उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है? ठीक है, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं। डिग्री सेल्सियस में मान लो कि थीटा है, इसका थीटा डिग्री सी है, तो थीटा डिग्री सी माइनस 0 डिग्री सी जो इसका आइस पॉइंट का टेम्परेचर है, डिवाइड बाय द डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 100। दैट इज इक्वल टू, यही काम उसमें भी करेंगे। किसी का थीटा एफ फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर का थीटा एफ है, माइनस आइस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट में? 32 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का 180। ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी फॉर्मूला लिखा होगा कि कोई भी टेम्परेचर, मान लो ये एक्स टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर इन एक्स यूनिट माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस इन एक्स यूनिट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट in x unit minus temperature of boiling point in x unit। ये जो क्वांटिटी है वो सारे स्केल के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अगर यही चीज अगर मैं केल्विन की बात करूं तो केल्विन में क्या हो जाएगा? थीटा इन केल्विन T माइनस 273 डिवाइड बाई 100। 373 minus 273, that is 100. So this will be the formula. कोई भी दूसरा स्केल रहेगा तो यही फॉर्मूला लिख लोगे। तो योगेश सरदार, ये क्लियर हुआ क्या? यस सर, मैंने टी लिया था सिर्फ थीटा सी की जगह डिग्री से। हाँ, तो अभी क्या होता है बच्चों कि इसके सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं यार, मैं तो पढ़ाता भी नहीं है। अब देखो, ये पहला सवाल ही कुछ बच्चों को डाउट होगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर 25 डिग्री सी इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट। देखो डिफरेंस पूछ रहा है, तो अभी हमने डिस्कस किया 100 सेल्सियस डिग्री का जो डिफरेंस है विच इज इक्वल टू 180 फ़ारेनहाइट, है ना। तो वन जो यूनिट है 1 सेल्सियस डिग्री इज हाउ मच इक्विवेलेंट? 180 बाई 100 फ़ारेनहाइट। अगर मान लो ये स्केल पे ऐसे किया तो यहाँ पे सपोज 50 डिग्री सी लिखा है, यहाँ पे 51 डिग्री सी लिखा है, तो 1 डिग्री सी का जो डिफरेंस डिग्री में बोल रहे हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में यही हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 100। बिकॉज इसी स्केल को उसने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 180 पार्ट में। डिग्री सेल्सियस में कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 100 में। तो पूछा है 25 डिग्री सी इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 180 डिवाइड बाय 100 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा? 45 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर कोई पूछा जाए कि किसी का टेम्परेचर थीटा जो है वो 25 डिग्री सी है, बताओ फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या है?
77. बहुत ही बढ़िया। 7. तो ये देखो कॉमन सेंस है, मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं जानता हूं। देखो थीटा 25 डिग्री सी है। अगर मैं कहूं कि थीटा 0 होता, तो 0 होता तो फॉरेन हाइट में उसको क्या कहते, 32 फॉरेन हाइट। अब इससे 25 डिग्री सी बढ़ गया, तो इसको फॉरेन हाइट में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 डिग्री सी डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच डिफरेंस इन फॉरेन हाइट, 45 बढ़ाना पड़ेगा, 45 फॉरेन हाइट। तो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस 77 फॉरेन हाइट। नहीं तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री सी माइनस 0 डिवाइड बाई 100। तो ये योगेश ये क्लियर हुआ क्या सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। और एक और सवाल तो पूछ रहा था, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक और सवाल था, कौन सा था, 7th या 8th. 6. Sixth, temperature scale on Celsius degrees 25 degrees C. What will be the corresponding temperature in Fahrenheit scale? नेक्स्ट आ जाता है थर्ड। ये तो केटीजी का सवाल होगा। इसका थर्ड का आंसर क्या होगा, मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा ये स्पीड नहीं देकर के वेलोसिटी दिया है, तो क्या इसका आंसर दिया है, नन ऑफ द अबव दिया है क्या। 1 दिया है सर, वेलोसिटी दिया है स्पीड की। हाँ लेकिन ये मीन स्क्वायर, अच्छा मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं जनरली, वेलोसिटी बोलते नहीं है, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर क्या करेंगे, तो उसका मीनिंग से वेलोसिटी का स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, डायरेक्शंस का स्क्वायर नहीं करेंगे, तो स्पीड का ही स्क्वायर करेंगे। तो मीन स्क्वायर स्पीड ये केटीजी में पढ़ाऊंगा कि ये रैंडम मोशन में होता है बच्चों, तो किसी का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता है। तो एवरेज लेते हैं, तो एवरेज पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो होता है वो एवरेज आता है, और तुम्हें पता है VRMS कितना होता है, रूट अंडर है ना, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है ये। तो VRMS जो है वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, तो हम इससे निकालेंगे। ठीक है, तो वन आंसर इसका होगा। अब ये सवाल जो 9th है वो सिंपल सा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कि अगर करंट आई आ रहा है तो उसमें जो पावर जनरेट हो रहा है वो I²R हो रहा है ना। आई को डबल कर देंगे तो पावर जनरेटेड जो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या दिया है इसका आंसर, देखो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, मेडिकल में बहुत कुछ लिखता नहीं सही सही। 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। बट ये एकदम सही कर, क्वेश्चन सही नहीं है ये, उससे पहले 14 उसके बाद 16।
ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है यार। 14 में कह रहा है कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है। देखो थर्मोमीटर बनाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने मर्क्यूरी के बारे में डिस्कस किया था, मर्क्यूरी थर्मोमीटर की यहाँ पे मर्क्यूरी फील्ड होता है और जब हम इसको हिट किए तो इसका वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि कैपिलरी में राइज किया लिक्विड, तो जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो लेंथ में चेंज आएगा। तो रफली वॉल्यूम में जो चेंज आएगा डेल्टा वी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, तो वही हम मेजर करके हम बताते हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो कोई भी जब हम यूनिट लेते हैं तो किस फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में लेते हैं, मतलब वो लीनियरली चेंज होना चाहिए जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो लीनियरली इंक्रीज होता है, तो हम इसको यूज करते हैं एज ए थर्मोमीटर। अब अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर को, एक गैस ले लिया सपोज और इसका प्रेशर हम कांस्टेंट रखें और इसका वॉल्यूम देखते हैं। ये ऐसे पिस्टन लगा दिया, मतलब लाइट पिस्टन है, और इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो तुम लोग जानते हो गैस लॉ से PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को अगर डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लीनियर वेरिएशन है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। अब इसमें कोई गैस है जिसका यूनिट मेजर किया 47.5 यूनिट। ठीक है, दैट मीन्स P इंटू V जो है 47.5 यूनिट है, दैट इज इक्वल टू NR, और T कितना है बच्चों, 273, और ये केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर इस फॉर्मूला के लिए। दूसरे केस में कहा प्रेशर तो सेम रखा है, 62 हो गया, नहीं कितना हो गया, 67 यूनिट। क्या लिखेंगे, NR इंटू T, ये T अननोन है, सो T बाई 273 दैट इज इक्वल टू 67 अपॉन 47.5। सो T कितना हो जाएगा, 67 बाई 47.5 इंटू 273। ये टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है परेशान करने के लिए, डिग्री सी में। तो पहले केल्विन में निकालो और फिर डिग्री सी में निकाल लो। देखो तो ये कुछ अच्छा सा नंबर है क्या, 5 से ये कट होता है क्या, चेक करो कितना रहा। तो ये 14 हो जाएगा क्या प्रिया पाटिल, हाँ सर। बस ये कैलकुलेशन करना। ये टेम्परेचर आएगा तुम्हारा केल्विन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, सेल्सियस में। अब आ जाते हैं 16। तो जिसने भी पूछा है संस्कृति, अभी सॉल्व हो जाना चाहिए तुमसे।
कह रहा है W स्केल एक है जिसका टेम्परेचर 39 डिग्री W है, किसके लिए? आइस पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए कितना है? 239 माइनस 39, बहुत ही सिंपल सा। डिग्री सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस है, माइनस 0 डिग्री C अपॉन 100। सो W माइनस 39 इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, 39 इंटू 2, W इज इक्वल टू 39 इंटू 3 आ जाएगा, इसको इधर ले लिया तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 117। तो 16 तो बहुत ही आसान है, तो ये भी हमने कर लिया बच्चों। बच्चों एक थ्योरी है बाय मेटालिक स्ट्रिप, इस पे सवाल थ्योरेटिकली पूछे जाएंगे मेडिकल में। ये क्या होता है कि अगर सपोज एक स्ट्रिप लिया एल्युमिनियम का और एक दूसरा स्ट्रिप ले लिया सपोज कॉपर का, सेम डायमेंशन का, और दोनों को ना क्या कर दिया? बिल्डिंग कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहां मैं बहुत छोटा सा दिखाऊं, थोड़ा बड़ा ले सकता हूं। तो ये अलग मटेरियल का है और दूसरा अलग मटेरियल का है। अभी दोनों का लेंथ सपोज रूम टेम्परेचर पे सेम है, इसका ऊपर वाले का अल्फा 1 ले लेता हूं, नीचे वाले का अल्फा 2 ले लेता हूं। एंड सपोज अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 ले लेता हूं, अलग है। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो दोनों रॉड एक्सपैंड होना चाहेगा। क्या दोनों इक्वल लेंथ है? एक्सपैंड होगा क्या? लेंथ बढ़ेगा क्या? नहीं। No. नहीं, दोनों का अल्फा अलग है, लेंथ दोनों का सेम है, तो दोनों अलग अलग लेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन ये दोनों तो ज्वाइंट है। अब अल्फा 1 ग्रेटर है, तो ऊपर वाला चाह रहा है कि हम थोड़ा सा ज्यादा लंबा बड़ा हो जाए। सपोज इसको अगर फिक्स कर दिया तो ये सोचो कि ये जाना चाह रहा है यहां तक और ये जाना चाह रहा है यहां तक, है ना? तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे चूंकि इसका टेंडेंसी ज्यादा एक्सपेंड होने का, इसलिए, और ज्वाइंट है, सो इट विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप। ये ना बेंड हो जाएगा। एंड यू कैन गेस कि ये जो बेंड होगा उसमें ऊपर वाला कौन सा होगा? अल्फा 1 या अल्फा 2? मतलब ऐसे बेंड हुआ, इस टाइप का ही बेंड होगा। मतलब अल्फा 1 अगर बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा वो आउटर साइड में रहेगा, क्योंकि इसका लेंथ बड़ा होना चाहेगा। देखो अभी अगर ऐसे बेंड किया तो देखो ऊपर वाला का साइज थोड़ा बड़ा होगा ना नीचे वाले से। कभी कभी सवाल पूछता है बच्चों की, बताओ किसका कर्वेचर कितना आएगा? ये जो बेंड हुआ तो कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा? तो ये मिड पॉइंट से बना दिया। लेट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r, और इसका थिकनेस जो है वो है थिकनेस t इंडिविजुअल का। थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल प्लेट इज t। तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा बना रहा हूं समझने के लिए। क्लियरली दिखे बच्चों, दिस विल बी द शेप।
और हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे ये इसके मिड पॉइंट से लेंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और इस थिकनेस को लिख रहा हूं टी, इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2। पता है जब ऐसे बेंड होगा ना तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड लेयर, ये एग्जैक्टली रिलैक्स स्टेट में रहेगा, लेकिन इसमें जितना होना चाहिए उससे ये थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये इसमें टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा और इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा। अगर ऐसे बेंड करते हो तो ऊपर वाला में टेंसाइल होगा और नीचे वाला थोड़ा कंप्रेस रहेगा, और मिडिल लेयर जो होगा वो रिलैक्स्ड रहेगा, अपर लेयर जो रहेगा वो टेंसाइल स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन अगर हम लोअर स्ट्रिप की बात करें तो लोअर स्ट्रिप का ये रहेगा टेंसाइल में, और इसका ये वाला लेयर रहेगा रिलैक्स स्टेट में। लेट्स, इसका लेंथ ओरिजिनल L था। अब बताओ कि अगर ये बेंड हुआ है तो इसका न्यू लेंथ जो रिलैक्स स्टेट में उसी को हम लेंगे, बिकॉज ये तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ तो ये अलग लेंथ हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ। लेट्स दिस एंगल इज थीटा। ये डेरिवेशन थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफ जाएगा, मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, t/2 हो जाएगा ये, बिकॉज दिस इज t। तो ये लेंथ अगर मैं L1 कहूं, L1 दिस विल बी, ये आर्क लेंथ है, रेडियस इसका हो जाएगा r प्लस t/2 r इंटू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और L1 को क्या लिखेंगे, L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। अच्छा, ये थीटा की जगह मैं फाई लिख देता हूं, थीटा से कंफ्यूज मत करना टेम्परेचर से। दिस इज मेकिंग एन एंगल फाई। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, ये L2, तो L2 इज इक्वल टू आ जाएगा R, खुद से बताओ क्या होगा, एनीवन? R minus T/2। R माइनस T/2, बहुत बढ़िया, इंटू 5। और L2 एक्चुअली क्या होगा, ये ओरिजिनल लेंथ L था, अब हो गया ये लेंथ रिलैक्स स्टेट में, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा कम रहेगा। L2 विल बी L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और इसको डिवाइड कर दो और तुम्हें स्मॉल आर आ जाएगा। सो तुम्हें क्या पूछा जाएगा एग्जाम में पता है? तुम्हें पूछा जाएगा कि अगर ये बेंड किया है तो कॉन्वेक्स साइड में कौन सा मटेरियल है। कॉन्वेक्स साइड में वो मटेरियल होगा जिसका अल्फा ग्रेटर होगा, कॉन्केव साइड में कौन सा मटेरियल है जिसका अल्फा कम होगा। तो अभी का क्लास कुछ भी नहीं समझ में आया, सिर्फ इतना समझ लो। क्लियर? मिटा दो इसको। यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा, आर का वैल्यू डिराइव कर लोगे, बुक में होगा लिखा हुआ, तो जस्ट चलो मैं डिराइव कर ही देता हूं। ये डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू
r plus t by 2 upon r minus t by 2. r इसको मल्टीप्लाई कर लो अल्फा 1 डेल्टा थीटा और 1 से करोगे तो r और r चला जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओगे तो एक बच जाएगा तुम्हारा माइनस टी बचेगा माइनस r बाई 2 सॉरी r प्लस t बाई 2 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू 0. या यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा करके सॉल्व कर सकते हो. सो r अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस t माइनस t by 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 सही लिख रहा हूं क्या? Yes, sir. अब यहां से r का वैल्यू निकाल लो. r इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ t इंटू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा थीटा होल डिवाइड बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा. इसको मिटा डाउन. सो r इज इक्वल टू कितना आ गया, t अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा 1 माइनस 1 प्लस अब तुम यहाँ पे एक चीज सोच सकते हो कि ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल है. सो r इज इक्विवेलेंट टू t अपॉन देखना है ये मैच कराना, तो इसको ध्यान में रख लेना, मैच करा लेना बुकलेट से. इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस. क्लियर? बच्चों आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप. देखना इसका बड़ा अच्छा सा एप्लीकेशन है. यू कैन, तुम सोच भी नहीं पाओगे कितना यूजफुल हो सकता है ये. This will behave like a switch in गीजर. ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है. जैसे तुम गीजर में गीजर ऑन करते हो, है ना, ये हमारा बायोमेटालिक स्ट्रिप है. और
अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये स्ट्रेट है और ये यहाँ टच कर रहा है पॉइंट को, और ये सर्किट है पूरा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो ये ऐसे सर्किट कंप्लीट है, यहाँ टच कर रहा है। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या होगा, थोड़ा बेंड होगा। हमने ना छोटा सा यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा दिया है कि थोड़ा सा ये बेंड में ये ना हट जाए। इतना बड़ा स्प्रिंग लगा है कि ये थोड़ा नीचे आ गया, और टेम्परेचर बढ़ा इट विल बेंड मोर, और टेम्परेचर बढ़ा इट विल बेंड मोर, और एक पॉइंट पे क्या होगा, ये स्ट्रिप इसके साथ कनेक्शन टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, अब करंट नहीं फ्लो करेगा। फिर से वाटर का टेम्परेचर कम हुआ, इसका टेम्परेचर कम हुआ, इट विल कम बैक टू नेचुरल पोजीशन, या पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया, फिर टच हो जाएगा, करंट रहेगा। सो देखो ये क्या होगा, गीजर, ऑटोमेटिक गीजर हो गया। आया बात समझ में ये? Yes, sir. तो ये कितना छोटा सा जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये कॉन्सेप्ट को इंजीनियर्स ने कैसे यूज कर लिया टेक्नोलॉजी में, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमें थ्योरी पता है, उस थ्योरी को कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये तो थोड़ा सा लिया, ये बड़ा सा है, और इसको क्वाइल में ऐसे ऐसे बना दिया बायोमेटालिक स्ट्रिप को, और इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो ये बढ़ना चाहेगा, ये ओपन होना चाहेगा इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर। नहीं, ये तो सिंपल सा बिना टेम्परेचर का, ये तो स्ट्रिप सिंगल स्ट्रिप में भी होता है। ये एक्सपांड होना चाहता है तो इसका टेम्परेचर मेजर करता है। ये तो सिर्फ एक्सपेंशन का ही यूज हो गया कि एक सिंपल सा स्ट्रिप है, ऐसा स्ट्रिप, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो ये ओपन होना चाहेगा, तो ये पॉइंटर ना रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेट करेगा तो बताएगा कि कितना इसका लेंथ हुआ, उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर मेजर करते हैं। दिस इज ए डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। तो हमने कहा ऑटोमेटिक गीजर में ये काम आता है। इनफैक्ट फायर अलार्म में भी ये बायोमेटालिक स्ट्रिप काम में आता है। जैसे अगर कहीं पे फायर का ही आया, तो वहां पे लगा कि टेम्परेचर बढ़ा, तो स्विच अभी इधर से नहीं, नीचे से स्विच दे देगा कि अभी ओपन है, डिस्कनेक्ट है। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो ये बेंड होकर यहाँ पे कनेक्ट होगा, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा अलार्म बजने लगेगा। तो फायर अलार्म में भी बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। ठीक है, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे या फिजिक्स में एक आध जगह और भी पढ़ोगे कि अगर दो एटम्स हैं और इसका डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहेंगे कि जीरो है इसका, है ना। और दो एटम को पास लाए, तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ तुम पहले भी पढ़े होगे शायद। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम कर रहे हैं, और फिर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, और एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ये जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बच्चों, यही तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है।
यही तुम्हारा बॉन्ड लेंथ है। मतलब एक एटम को यहाँ पे रखा और दूसरे एटम को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, पोटेंशियल जितना नजदीक ला रहे हैं पोटेंशियल जी घट रहा है, यहाँ पे लाए तो पोटेंशियल जी मिनिमम। मतलब U वर्सेस R का ग्राफ है, और ये हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है बच्चों। ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल Stable. हमने बताया था। इक्विलिब्रियम है तो कैसे बताएंगे? du by dr 0, स्लोप 0, यहाँ पे नेट फोर्स 0। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर पार्टिकल का डिस्टेंस इस r0 से ज्यादा है तो क्या होगा? r0 से ज्यादा है तो यहाँ पे Unstable. du by dr यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स होता है माइनस du by dr, निगेटिव है। तो यहाँ पे है तो फोर्स इधर लगेगा, इधर जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है। अब बच्चों किसी क्रिस्टल में, किसी सॉलिड में या लिक्विड में भी दो एटम ऐसे अरेंज है, सर्टेन डिस्टेंस पे है। क्या ये एटम रेस्ट में होते हैं? क्या ये सॉलिड मटेरियल है, क्या सारे एटम रेस्ट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे? नहीं। इनफैक्ट ये एटम जो है ना अपने पोजीशंस पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। किसी सॉलिड मटेरियल में हमें लगता है कि एटम रेस्ट में है, बट एटम्स आर नॉट एट रेस्ट, दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन। तो ये जो वाइब्रेट कर रहा है इसका सर्टेन एम्पलीट्यूड है, और ये कहा जाता है, तुम किसी बुक में इंडियन ऑथर में पढ़ोगे तो ये लिखा रहेगा कि अगर हम टेम्परेचर्स को बढ़ाएंगे तो जो एटम है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। लिखो, लिखना शुरू करो। एटम्स इन सॉलिड और लिक्विड are vibrating at their mean position with certain amplitude. मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। If we increase the temperature, if temperature is increased, atoms vibrate with greater amplitude. Atoms vibrate with greater amplitude. तो ये फैक्ट सही है, बट कुछ लोग ना इसी को बोलते हैं कि दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेंशन, कि ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करा इसलिए एटम का डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज कि मान लो अभी फॉर द टाइम में इसको फिक्स माना है और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस इधर गया उतना ही डिस्टेंस इधर गया, तो ओवरऑल इसको लगेगा कि हम यहीं पे हैं। तो जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो यही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। बट अब इस ग्राफ में देखना,
यहाँ पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, इसको अभी फॉर द टाइम बिंग रेस्ट में लेते हैं। ये एक एटम है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r0 है। अब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो इस पॉइंट पे कुछ एनर्जी है, सो उस एनर्जी कारण ये इधर कुछ दूर जाएगा और कुछ दूर इधर जाएगा। ये मान लो यहां पे जाके ये रेस्ट में आ गया, मतलब काइनेटिक जो यहाँ था ये पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, इधर इतना दूर गया है। ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली कैन यू से दैट कि ये डिस्टेंस थोड़ा छोटा है, ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, इधर ये थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ये थोड़ा और दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये इस तरफ इधर जाएगा और इस तरफ इतना ही पोटेंशियल इस तरफ भी बढ़ना है, इधर जाएगा। दैट मींस ये इधर ज्यादा जा रहा है। व्हाई? कोई बच्चा रियलाइज करेगा कि सर ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है वो थोड़ा फ्लैट है और इधर जो ग्राफ है बड़ा शार्प इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, ऐसा ही ग्राफ होता है। तो जब ये वाइब्रेट करा इधर तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर कम डिस्टेंस गया और इस तरफ ज्यादा डिस्टेंस गया, मतलब अवे वाला डिस्टेंस ज्यादा गया है। तो अगर यहाँ पे है तो ये इधर इधर वाइब्रेट करा तो लग रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ नहीं, इधर थोड़ा ज्यादा गया तो लगता है कि ओवरऑल ये यहाँ पे है। अगर इधर गया तो ओवरऑल लगता है कि ये यहाँ पे है, और यहाँ पे आया तो ये लगता है ओवरऑल यहाँ पे है ना, जस्ट मिड पॉइंट। सो इससे इसका डिस्टेंस अगर कम टेम्परेचर तो इतना है, अब ज्यादा टेम्परेचर तो इतना है, और ज्यादा है तो इतना है। दैट मीन्स डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। रीजन इज ये जो वाइब्रेट कर रहा है इसलिए ये इक्विलिब्रियम से दूर वाले पॉइंट पे, एटम से दूर वाले पॉइंट पे ये ज्यादा टाइम इधर स्पेंड करेगा, सॉरी ज्यादा डिस्टेंस इधर जाएगा। So distance will increase, and reason is for this the graph is asymmetric. तो लिखो as u versus r graph is asymmetric, so distance between two atoms will increase as temperature increases. ये थोड़ा बच्चों डेप्थ नॉलेज हो गया। से अच्छी वर्मा में ये सब कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में। तो मेडिकल में हालांकि इतने डेप्थ तक पूछेगा कि नहीं पूछेगा नहीं पता। मेडिकल में हो सकता है सिंपली कह दे कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन why it is expands, why interatomic distance increases? Because of the asymmetric nature of u versus x graph. Asymmetric nature about what? About equilibrium line. तो ये स्टेटमेंट लिख लो, थर्ड पॉइंट। 2-4% समझ में आया क्या?